मेरा नाम है एडवोकेट साक्षरा। आज हम समझेंगे टाइम डिक्लेरेशन के बारे में। टाइम डिक्लेरेशन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। टाइम डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि मरने से पहले कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट क्रिएट करता है, उसे हम टाइम डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब हम बताएंगे कितने प्रकार की टाइम डिक्लेरेशन होती है। जैसे टाइम डिक्लेरेशन को क्रिएट करने की कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है। आप ऑरली, रिटन या जेस्चर एंड साइन के थ्रू भी स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी डिसीज्ड पर्सन रिटन स्टेटमेंट देता है, वो एक तरीके से एडमिसिबल है। लेकिन ओरल स्टेटमेंट में ये है कि अगर कोई पर्सन ओरल स्टेटमेंट दे रहा है तो या तो वो अपनी वाइफ या तो अपने क्लोज रिलेटिव के सामने देगा, तभी उसको हम एडमिसिबल माना जाएगा। अब हम जानते हैं जेस्चर और साइन डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। अगर किसी पर्सन की कंडीशन क्रिटिकल है, पर जो डिसीज पर्सन की जो स्टेटमेंट है उसमें उसके साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो एक तरीके से एडमिसिबल होगी। अब हम जानेंगे टाइम डिक्लेरेशन किसके सामने हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम कोई स्टेटमेंट पुलिस के सामने या डॉक्टर के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, वो एक तरीके से एडमिसिबल है और टाइम डिक्लेरेशन में उसे माना जाएगा। देखिए, टाइम डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन बिना किसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के अपने कॉज ऑफ डेथ की प्रोसेस बता रहा है या फिर किसी भी स्टेटमेंट में ये बता रहा है, तो वो एक तरीके से कोर्ट के इसमें एडमिसिबल होगा। लेकिन अगर वो अपने स्टेटमेंट्स को बार बार चेंज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो एक तरीके से टाइम डिक्लेरेशन में नहीं मानी जाएगी। मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टाइम डिक्लेरेशन में अगर कोई भी पर्सन रेगुलरली के साथ अपने कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता रहा है, तो उसे वो एक तरीके से एडमिसिबल है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर टाइम डिक्लेरेशन, जो मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन है, वो फैक्ट्स और इन सब चीज़ों से अगर एग्जामिन करके नहीं मैच होती, तो वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं की जाएगी, वो एक तरीके से एडमिसिबल नहीं है। अब हम बताएंगे एफआईआर को टाइम डिक्लेरेशन माना जाता है या नहीं। अगर कोई भी इंजर्ड पर्सन या फिर डाइंग पर्सन कोई भी स्टेटमेंट क्रिएट करता है, तो सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट के तहत टाइम डिक्लेरेशन में एडमिसिबल माना जाता है। लेकिन कोर्ट को अगर ये लगता है कि जो स्टेटमेंट क्रिएट करी गई है वो एक तरीके से गलत है या फिर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, उस दौरान जो स्टेटमेंट होगी उसको एक्सक्लूसिव एविडेंस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। वो एक तरीके से टाइम डिक्लेरेशन में नहीं आएगा। इफ़ द डिक्लेरेंट डज नॉट डाई का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन टाइम डिक्लेरेशन देने के बाद भी नहीं मरता है, तो उस दौरान जो उसने जो स्टेटमेंट की है वो एज अ विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी। अब हम जानते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टाइम डिक्लेरेशन की। डिसीज पर्सन की जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से ओरल और रिटन वे में होनी चाहिए। और जेस्चर एंड साइन डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि डिसीज पर्सन की कंडीशन कैसी है। सेकेंड, कॉज ऑफ डेथ, एंड थर्ड, सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ, और फोर्थ, रिजल्ट इन डेथ। ये रिक्वायरमेंट्स है जो कि एक टाइम डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाती है कोर्ट में। अब हम टाइम डिक्लेरेशन और टाइम डिपोजिशन डिक्लेरेशन के बारे में डिफरेंस जानते हैं। टाइम डिपोजिशन डिक्लेरेशन में ओथ का होना बहुत इम्पोर्टेंट। इन टाइम डिपोजिशन डिक्लेरेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। बट इन टाइम डिपोजिशन में मजिस्ट्रेट के सामने, एक्यूज के सामने और लॉयर के सामने रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। टाइम डिक्लेरेशन एप्लीकेबल है इंडिया में। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।